Hello 12th class. I hope you all are fit and fine at home. Students, as you know, this is third and last video of lesson 6 which name is International Organization अंतर्राष्ट्रीय संगठन of Political Science। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वो सब अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कितना अधिकार है न्याय का और क्या क्या है इसके पास, वो हम अब यहाँ रीड करने वाले हैं। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, मतलब कि किसकी सदस्यता का? संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बनने की सदस्यता का। लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। तो यानी कि जब इसको 60 साल पूरे हो गए तो इसकी सेलिब्रेशन के लिए जो भी इसके मेंबर्स हैं, उनके प्रमुख, उनके जो हेड थे, वो 2005 में सितंबर में इकट्ठे हुए हैं। और नीचे स्टूडेंट्स ये दिया गया है कि अब तक वीटो पावर का यूज जो स्थायी मेंबर है उन्होंने कितनी टाइम्स किया है। फॉर एग्जांपल चीन ने 11 टाइम किया है, सोवियत संघ ने 133, फ्रांस ने 18, यूके ने 32, अमेरिका ने 83 टाइम्स अपनी वीटो पावर का क्या किया है, यूज किया है। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए और ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या डिसीजन लिए गए वो देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज शांति स्थापक आयोग का गठन किया गया। मतलब एक स्पेशल एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका काम सिर्फ क्या होगा, शांति की स्थापना करना और उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाना। सेकंड इज यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। यानी कि कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक देश के अंदर दो अलग अलग जाति के लोग, दो अलग अलग समूह के लोगों के बीच आपस में कोई मतभेद हो जाए, लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए और वो राष्ट्र भी अपने देश में रहने वाले लोगों को इस लड़ाई से रोक ना पाए, उसकी आर्मी भी ना रोक पाए, तो ऐसे सिचुएशन में जो कंडीशन है वो किसके अंडर में जाएगी? वो जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास और इसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने ले ली। थर्ड इज मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो कब की गई? 2006 के 19 जून से सक्रिय है, यानी कि ये चल रही है अभी तक। और मानवाधिकार मतलब कि मनुष्य के अधिकारों का शोषण कोई ना कर सके, इसलिए एक ऐसे परिषद की भी स्थापना की गई। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मतलब विकास का एक गोल्स बनाना कि किस टाइप का विकास करना है, किस स्टेट में या किस कंट्री में किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, किस तरीके से वहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने पर ये सहमति ली गई। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा और हर तरह के आतंकवाद की निंदा की गई। आतंकवाद तो होता ही बुरा है स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ आतंकवादी जो है वो गरीबों की हेल्प करने के लिए कुछ करते हैं, तो इसलिए लोगों की नज़रों में वो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ हर रूप रीति के बात की गई है कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी तरीके की आतंकवाद की निंदा संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र कोष का गठन कि जैसे कि हमारा देश भी लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र कोष का गठन मतलब सभी जो भी लोकतांत्रिक देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर बने हुए हैं वो अपना सहयोग देंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे जिसे कोष कहेंगे हम। और वो इसलिए करेंगे कि जिस देश में लोकतंत्र अभी तक नहीं है, कि अभी भी वर्ल्ड में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ अभी भी लोकतंत्र नहीं है, तो वहाँ पर लोकतंत्र लाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये वही है कि ये जो पैसा यहाँ इकट्ठा करेंगे ये वहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे, सो दैट कि और भी देशों में क्या आ जाए, लोकतंत्र आ जाए। एंड लास्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल
न्यायसीता परिषद को समाप्त करने पर सहमति ली गई। तो मतलब कि ट्रस्ट बनाकर न्याय करना, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर न्याय करना, और हो सकता है कि सभी लोग उससे सहमत ना हो, तो ये समाप्त करने की क्या ली गई, सहमति ली गई। तो स्टूडेंट्स आगे ये है कि ये जो अभी डिसीजंस यहाँ मैंने रीड किए कि इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्वेश्चन है यहाँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ये सारी चीज़ें अप्लाई कर भी सकेगा या नहीं, ये करने के लिए क्या नीड्स होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, और कैसे पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित की जा सकती है, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन बनेंगे। तो ये वही सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये आप स्वयं भी रीड कर सकते हो। इधर साइड में दिया गया है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स ये 9th 10th से आप करते आ रहे हो कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका वाइजली यूज करना, बुद्धिमानी से यूज करना, सो दैट कि हम अब भी यूज कर सके और हमारी आने वाली जनरेशन भी इसका यूज कर सके। फॉर एग्जांपल पानी एंड सोयल, इस तरह की चीज़ों का, ताकि ये कर सके। इसको तुम और भी डिटेल में करना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पेपर में मोस्टली ये आता है। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं पेज नंबर 92 पर। 92 पर ये दिया गया स्टूडेंट्स, ये क्या है कि ये है संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियानों एवं शांति निर्माण कार्यालयों का मानचित्र, कि कहाँ पर क्या काम संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरू किया है, ये उसी को शो कर। तो अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। तो भारत हमेशा से यही चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हो, सुधार हो। तो वो किस टाइप के हो, अब हम यहाँ देखेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव को कई आधारों पर समर्थन दिया है, यानी कि भारत ने हमेशा समर्थन दिया है कि इस चीज़ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा है उसको क्या किया जाए, बदला जाए। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए, यानी कि आपसी सहयोग होगा तभी क्या होगा, विकास हो सकता है, और विकास होगा तभी शांति कायम रह सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को भारत हमेशा क्या करता है, सपोर्ट करता है। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है, यानी कि विकास होगा तभी क्या हो सकता है, शांति और सुरक्षा कायम रह सकती है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है, यानी कि वो कैसे बनाया गया है, संरचना मतलब बनाने की जो प्रोसेस है उसको लेकर। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है, यानी कि यहाँ स्थायी मेंबर की और अस्थायी मेंबर की बात हो रही है कि स्थायी मेंबर की संख्या स्थिर है, कि वो अभी तक ना तो बढ़ी है ना घटी है, और जो आम सभा है उसके सदस्यों की संख्या खूब क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अस्थायी मेंबर बढ़ रहे हैं। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा, यानी कि भारत का मानना है कि अगर स्थायी मेंबर भी इम्प्रूव किए जाएं, बढ़ाए जाएं, तो ये और ज़्यादा क्या होगा, प्रभावकारी होगा और विश्व में इसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही, यानी कि अस्थायी की संख्या 11 से 15 कर दी गई, लेकिन स्थायी जो थे उनकी वही 5 रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश है, यानी कि ये है कि आम सभा में, यानी कि जहाँ पर क्या है, अस्थायी मेंबर है, वहाँ पर जो देश है वो क्या है, विकासशील देश है, यानी कि अभी विकास उनका चल रहा है, और जो स्थायी मेंबर है वो विकसित देश है, यानी कि उनका विकास हो चुका है। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि किन पर, जो विकासशील देश हैं उन पर।
भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है, यानी कि ये दोनों की ही संख्या क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। किसकी, अस्थायी और स्थायी की। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। तो ये दायरा कैसे बढ़ा है स्टूडेंट्स, की जैसे हम कह रहे हैं अस्थायी मेंबर्स बढ़े हैं, तो वो जैसे जैसे बढ़े हैं तो रिक्वायरमेंट्स नीड्स भी बढ़ी हैं, तो ये यही कह रहा है कि इनकी गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है, यानी कि इनके कामकाज में जो सफलता मिलेगी इन्हें वो किस पर डिपेंड करती है, पूरे वर्ल्ड पर। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए, यानी कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी मेंबर हैं उनको और बढ़ाया जाना चाहिए, उनके जो वीटो पावर है वो और भी देशों को देनी चाहिए, इस तरह की बातें। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। पेज नंबर 93 पर स्टूडेंट्स ये दिया गया है WTO विश्व व्यापार संगठन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, ये भी इनको भी आप रीड किया करो। जैसे कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, 1995 में की गई, और ये किसके उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के काम पर, यानी कि व्यापार जो एक देश से दूसरे देश में जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उस पर क्या टैक्स होना चाहिए और किस तरीके से वो होना चाहिए कि ज़्यादा सामान इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें या कम करें, तो वो ये डिसीजन यहाँ लिया जाता है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ और इसके सदस्यों की संख्या ये है। लेकिन इसमें एक बड़ी कमी रही है कि इसके इसमें जो बड़ी बड़ी जो देश शामिल है, जैसे अमेरिका है, यूरोपीय संघ है या जापान है, तो ये अपने बेनिफिट के लिए ज़्यादा काम करती हैं कि ऐसे रूल रेगुलेशन बनाती है जिनसे कि इनको ज़्यादा बेनिफिट हो, इनको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यही विकासशील देशों की एक शिकायत रहती है कि इसमें जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, इसमें कोई पारदर्शी नहीं है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना स्टूडेंट्स। आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है, बिल्कुल, कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से भी हम दूसरे नंबर पर हैं, और भारत भी चाहता है कि वो क्या बने, सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बने। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र आपको पता होगा कि लोकतंत्र उन देशों में बोला जाता है जहां पर वोट डालने का राइट वहां के लोगों को हो। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है, यानी कि शांति बढ़ाए रखने में भारत का बहुत ही योगदान रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। मतलब कि स्थायी सदस्य इसलिए भी बनना जरूरी है क्योंकि आर्थिक शक्ति की भारत का डेवलपमेंट हो रहा है। भारत में जो इनकम के सोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी का यूज करके आर्थिक कंडीशन को बढ़ाया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया, यानी कि वहाँ जो पैसा देना होता है वो भी दिया है, और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है, यानी कि क्या है कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी अपना योगदान दे रहा है, जैसे शांति को बढ़ावा दे रहा है, एक दूसरे देशों के साथ सहयोग कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। बुक पेज नंबर 94 हम आ गए हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ दिया गया अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है कि जो न्यूक्लियर ऊर्जा है, जो परमाणु ऊर्जा है, उसका शांतिपूर्ण यूज करना। जैसे कि अमेरिका ने जापान में जब हिरोशिमा में जब ये बम गिराए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये उसके अगेंस्ट है कि उसका यूज क्या करे, शांतिपूर्ण करे, और किसी भी आर्मी में इसका यूज ना हो। इसलिए ये संगठन बनाया गया है कि लोग जिस भी देश के पास ये है वो अपना इसका मिसयूज करके अपनी पावर को दूसरे देशों को डराने में
ना करें। आगे हम देखते हैं, अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, यानी कि भारत को भी वीटो पावर मिले। लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं, यानी कि कई देश ऐसे भी हैं जो कि नहीं चाहते कि भारत क्या बने, स्थायी सदस्य बने। तो उनमें कौन हो सकता है? पाकिस्तान है, कि सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं उसकी वजह से जो बाकी के देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत स्थायी सदस्य बने, क्योंकि उनका कहना है कि जब भारत अपने पड़ोसी देश के साथ ही बनाकर नहीं रख सकता तो वो बाकी देशों को कैसे कोऑपरेट करेगा। तो ये एक बड़ा इशू है हमारा कि जिसकी वजह से हमें ये स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान और अब तो चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि अगर जब भारत को स्थायी सदस्यता मिल रही है तो बाकी जो उभरती हुई ताकत है, यानी कि और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका, तो इनको भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, जिसका ये विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरीके का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी रही है नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। तो आपने देखा कि कैसे हम नहीं बन सकते परमानेंट मेंबर। फिर देखते हैं, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ अब कैसे आगे जो उसका ढांचा है, उसकी जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बंधी रही है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। तो यहाँ बात हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका में स्थापित किया गया है, और अमेरिका जो है वो सबसे रिच कंट्री है, सबसे ताकतवर देश है, तो क्या वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सही बना है, तो यही है कि वो संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है। क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? तो बिल्कुल रोक सकता है स्टूडेंट्स, कि अगर ये ना हो, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ ना हो, तो अमेरिका क्या कर सकता है? हो सकता है वो अपनी पावर का मिसयूज करे। लेकिन यहाँ अमेरिका की पावर को रोकने के लिए, पावर को मिसयूज को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी लोग बोल सकते हैं। अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र क्या है? महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते पर, यानी कि सेना बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके बूते पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है, यानी कि अपनी पावर्स पर वो इसको क्या कर सकता है? अनदेखा कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। वित्तीय मतलब स्टूडेंट्स पैसे से रिलेटेड, की पैसा बहुत ज़्यादा है अमेरिका के पास, उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है वो कहाँ है? वो अमेरिका में है, और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के काम करने वाले काफ़ी जो लोग हैं वो अमेरिका के ही नागरिक हैं, कई नागरिक। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका
को यह प्रस्ताव न जचे तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है, यानी कि जब उसे लगे कि उसका जो कोई साथी देश है उसके और उसके फायदे में वो चीज़ नहीं है तो वो अपनी वीटो पावर से क्या कर सकता है, उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विषयों में फूट डाल सकता है और डालता है ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं, फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है, यानी कि अमेरिका की पावर के मिसयूज को कौन रोक सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ रोक सकता है। और इसी के जरिए अमेरिका को ये भी समझ है कि सभी देशों को इकट्ठा किया जा सकता है। जहाँ तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है, यानी कि अमेरिका की जो नीति, अगर कोई गलत नीति है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वॉशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके, यानी कि अमेरिका अपनी पावर का मिसयूज ना करे, कुछ गलत ना करे, देशों में फूट ना डालें, युद्ध ना शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें कहाँ रोकी जा सकती है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही रोकी जा सकती है। स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इससे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। तो आपने देखा कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ना हो तो कोई देश एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, जिससे कि बहुत बुरी कंडीशन बन सकती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, आपसी सहयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बहुत कारगर साबित हुआ है। तो ये एक पिक्चर दी भी गई है, यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो दिया गया है और ऊपर लिखा गया अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी, यानी कि बायां हाथ क्या है, वॉर मतलब युद्ध होगा, या तो शांति से काम करो या फिर युद्ध होगा। तो इसके कंपैरिजन में ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है स्टूडेंट्स, यहाँ भी ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका ये लोगो है और ये विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करता है, मनुष्य को दिए गए अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है और ये मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और आप इसको रीड कर लेना, सारा इसने यही बताया है। तो यहाँ एक और संगठन दिया गया है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये मानवाधिकारों के लिए मीडिया को शो करता है जहाँ भी मानवाधिकारों का क्या किया जा रहा हो, उल्लंघन किया जा रहा हो। जैसे कि ये बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए काम करता है और बाल सैनिकों का प्रयोग काफ़ी जगह ना बच्चों को आर्मी में फोर्सली डाला जाता है। कई देश जो अपनी पावर बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं, तो ऐसे कामों को रोकने में ये काम करता है। ओके, आगे देखते हैं। सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हो। तो स्टूडेंट्स, ये वही है कि अगर हम सभी देश आपस में मिलजुल कर रहें और संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बने सभी, तो विश्व में क्या किया जा सकता है, शांति स्थापित की जा सकती है, एक दूसरे को कोऑपरेट किया जा सकता है, गरीब देशों की हेल्प की जा सकती है। किसी भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, तो इनसे जो नुकसान होता है वो सभी देश फिर यहाँ मिलकर कर सकते हैं, उसमें पैसा लगा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक जैसे यहाँ आया, वहाँ से गरीब देश जो है लोन ले सकता है। तो ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स, और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आगे तक काम आएगी। तो
प्लीज़ इसको केयरफुली रीड करना। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने लर्न कर लेने हैं। यदि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।